हमारे डिस्कशन का टॉपिक सेक्युलरिज्म इन इंडिया एंड इंडियन मुस्लिम रिस्पॉन्सेज टू इट, अ ब्रीफ ओवरव्यू। तो सेक्युलरिज्म जो है ये या जो हिंदी में जैसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, इसके ऊपर बहुत काम हुआ है एकेडमिकली, और ये हर वक्त एक चर्चा का एक विषय बना रहता है पूरे इंडिया में तो आजकल बहुत ज़्यादा, और भी वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज में हम देखते हैं तो सेक्युलरिज्म पे काफ़ी बातें चलती रहती हैं। यूरोप में काफ़ी बातें होती हैं सेक्युलरिज्म को लेके और धर्मनिरपेक्षता को लेके। रिलीजन जो है, धर्म जो है, या जो हमारा जो ईमान है वो कितना हद तक हम पब्लिकली हम उसको ला सकते हैं, वो कितने हद तक हमारी सरकार है किसी भी कंट्री की, वो धर्म की तरह प्रति वो किस तरीके का व्यवहार रख सकती है, या कोई भी मजहब है और सरकार और मजहब के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। ये बात हमेशा से एक डिबेट का एक टॉपिक रहा है। इस पे बहुत बहस हुई है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, एंड इसके वजह से हमने हमेशा ये सोचा है, हमने हमेशा ये एक टॉपिक रहा है हमेशा से कि ये इसके ऊपर क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, और सरकारों के लिए भी ये बहुत बड़ा एक टॉपिक, एक पॉलिसी को लेकर एक हमेशा से एक मुद्दा रहा है। तो बहुत ही एक ब्रीफ सा एक आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ। तो ये जो टर्म है सेक्युलरिज्म, ये बेसिकली शुरुआत हुई इसकी यूरोप में। यूरोप में एक मूवमेंट चला था, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला था, जिसे हम इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो ये 1848 में ये मूवमेंट एक एनलाइटनमेंट कह के चला था। उस दौरान ये टर्म सेक्युलरिज्म आया था सामने। तो और इसके थ्रू ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया था कि मजहब या जो धर्म है वो पब्लिकली जो एक समाज में या बड़े माशरे में किस तरीके का रोल निभा सकता है। और यूरोप में ये बहुत हद तक ये और इस दौरान 19th सेंचुरी के दौरान, लेट 19th सेंचुरी में ये एक तरीके से कंसेंसस धीरे धीरे बन रहा था कि रिलीजन जो है या मजहब जो है वो प्राइवेट स्फीयर में रह सकता है, वो पब्लिकली नहीं आ सकता। वो आप अपने घर में आपको जितना मजहब फॉलो करना आप कर सकते हैं। अपने घर में आप आपको जैसे अपना फॉलो करना है वो आप कीजिए अपना रिलीजन, मगर आप बाहर उसको आप फ्रीली आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टेट जो है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो मजहब को लेके ना वो कुछ उस पर कुछ अपना कोई टिप्पणी कर सकती है, ना वो मजहब को किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू बन रहा था लेट 19th सेंचुरी में। और रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस और पब्लिक अफेयर्स जो है उसमें एक सेपरेशन होना चाहिए। तो ये जो सेपरेशन जो कहते हैं, एक गैप करने का एक बहुत बड़ा एक फोकस था, काफी स्ट्रॉन्ग फोकस रहा है यूरोप में, स्पेशली हिस्टोरिकली। तो इस चीज को लेकर बहुत बड़ा एक मूवमेंट चला था कि रिलीजन जो है वो एक प्राइवेट चीज हो सकती है, वो बाहर उसका ज्यादा कोई रोल नहीं होना चाहिए, उसको आप प्राइवेट ही रखिए और उसको बाहर मत निकलने दीजिए। और सरकार का बिल्कुल भी कोई ड्यूटी नहीं हो सकता कि रिलीजन को लेके वो कोई भी अपना कोई लॉ निकाले, या रिलीजन को लेके कोई भी अपनी अपनी कोई राय रखे, या कोई जो सरकार जो है, स्टेट जो है, सरकार और स्टेट में हालांकि अंतर है। स्टेट कोई भी एक तरीके का रिलीजन समाज पे नहीं थोप सकता। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू रहा सेक्युलरिज्म में कि देयर शुड बी नो स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन। तो ये यूरोप में ये शुरुआत हुआ था इसका। और आज के जमाने में भी अगर हम देखें तो हमेशा हम सुनते रहते हैं कि यूरोप में, स्पेशली फ्रांस में, इस पे सेक्युलरिज्म को लेके काफी चर्चा रहती है, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द बुर्का या निकाब को लेके। काफी वो डिबेट का टॉपिक रहता है। और फ्रेंच में तो इसे लाइसिटे कहते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर आप निकाब पहन के अगर आप बाहर निकल रहे हैं या बुर्का
पहन के अगर आप बाहर निकल रही हैं तो आपके ऊपर सरकार कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कि आप वो अपना रिलीजियस एक्सप्रेशन जो है खुल के आप पब्लिकली आप उतना नहीं आप दिखा सकते। और स्पेशली अगर आप किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, जैसे आप स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो या कोई पब्लिक ऑफिस आप होल्ड कर रहे हो, तब आप ये कोई अपना रिलीजियस कोई सिंबल लेके आप नहीं बाहर निकल सकते। तो इस चीज का भी काफी हो रहा है, काफी डिबेट और कंटेंशन हुआ है। आपने शायद पढ़ा भी होगा न्यूज में काफी। और तो तो इस बात को ये लेके काफी बहस होती रहती है, मगर ये भी हमें याद रखना होगा कि सेक्युलरिज्म एक यूनिवर्सल आइडियल अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे देशों में, सारे मुल्कों में सेक्युलरिज्म को एकदम 100% अपना लिया गया है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि सेक्युलरिज्म को अलग अलग तरीकों से अप्लाई किया गया है मुल्कों में। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ही देश रहा है, इंडिया। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब रहा है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मैंने डाला है इस स्लाइड में। तो जो ये टर्म जो है सेक्युलर, वो हमारे जो आइन है, हमारा जो संविधान है, उसमें 1976 में ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। एक अमेंडमेंट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब ये वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट भी वो डाला गया था उस 1976 में आइन में। और मगर हम ये नहीं कह सकते कि इससे पहले इंडिया एक सेक्युलर देश नहीं था। शुरुआत से ही संविधान ने हम सारे नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स या कुछ हुकूक दिए हैं, ऐसे कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिससे हम अपने रिलीजन को हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सके पब्लिकली। और हम उसका खुल के प्रचार कर सकते हैं। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, हम कोई भी धर्म हम उसको हम उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और हम उसको खुल के हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। हम अपने रिलीजियस सिंबल्स जो है, हमें अगर बुर्का पहन के बाहर निकलना है तो वो भी हमें जायज है। अगर हमें टर्बन लेकर, अपने कोई सिख कोई अपना टर्बन लेके या किरपान लेकर वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको वो भी जायज है। तो इट इज ऐसा रहा है कि पब्लिकली हमें रिलीजन को लेके या धर्म को लेके, मजहब को लेके उसको इजहार करना, उसको एक्सप्रेस करना, इंडिया में उसको बहुत खुली छूट मिली गई है। एक और चीज की बहुत बड़ी छूट मिली गई है रिलीजियस ग्रुप्स को, कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने जो भी है, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हो या वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, उसको वो खुल के वो चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक संविधान ने ये अधिकार दिया है। और ये खास तौर पे ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जो है, जो आर्टिकल 29 और 30 में है, वो खास तौर पे वो माइनॉरिटीज को दिए गए हैं, जिसके तहत रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जो कल्चरल माइनॉरिटीज है, वो अपने एजुकेशन बिना सरकार के रोक टोक के वो चला सकते हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। और तो और वो जो स्टेट जो है, जो इंडियन स्टेट जो है, वो इन माइनॉरिटीज की, रिलीजियस माइनॉरिटीज की, कल्चरल माइनॉरिटीज की भी वो स्टेट जो है उनको सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली। तो ये दो बहुत बड़े क्या कहें, फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हुकूक, बहुत ही बुनियादी हुकूक दिए हैं हमारे आईन ने हमको। और इसके बेसिस पे भी हम समझ सकते हैं कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म था, या इंडिया का जो जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आजादी के दौरान हमारे जो आइन था, उसने एक ऐसा विजन देखा हमारे कंट्री का कि जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और रिलीजन को लेके कोई ऐसा कोई रोक टोक वैसे नहीं हो सकती। अगर आपको खुल के, आपको बाहर निकल के अपने रिलीजन के बारे में प्रचार भी करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और खुल के आप कर भी सकते हैं। और वो कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अगर हैं माइनॉरिटीज की, तो वो उनका हक बनता है, इनका बुनियादी एक हक है कि वो उस चीज को वो चला सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे आइन का एक हिस्सा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है
कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके साथ छेड़छाड़, उसके साथ कोई टिंकरिंग नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वो हमेशा से वो रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, वो कोई उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। मगर ये भी जानना जरूरी है हमें एक्सक्यूज मी, ये भी जानना हमें जरूरी है कि अगर फंडामेंटल राइट्स अगर मिले हुए हैं हमें, तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फंडामेंटल राइट्स में कुछ लिमिटेशंस है, और सरकार चाहे या स्टेट जो चाहे वो उस फंडामेंटल राइट्स पे कुछ लिमिटेशंस भी डाल सकते हैं। और द स्टेट ऑफ इंडिया कैन इंटरवीन इन सर्टेन रिलीजियस अफेयर्स, और ये कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ बुनियाद है जिसपे जो इंडियन स्टेट है वो हमारे रिलीजियस अफेयर्स में दाखिला दे सकता है। अगर वो इक्वालिटी या जस्टिस या और किसी बेसिक आइडियल जो है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, उसके खिलाफ अगर कोई रिलीजियस अफेयर जाना हो, तो the state can intervene theoretically, the state can make inroads in there। चाहे तो वो सरकार जो है वो उसमें दाखिला दे सकती है और उसके अंदर कोई चेंज लाने की कोशिश कर सकती है। तो ये तो हमें ये इस पूरे डिस्कशन में ये याद रखना होगा कि हमारा जो आइन है ये माइनॉरिटीज को काफी एक दो हुकूक देती है, बहुत क्लियरली एक दो हुकूक देती है, जो आजकल बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है। उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे अभी कुछ देर में। तो और ये जो टर्म जो है सेक्युलर, ये बहुत बाद में ऐड हुआ है, 1976 में ये ऐड हुआ। कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि शुरुआत में 1947 से ही, या जब से हमारा जो आइन जो हमारा लागू हुआ था, तब से ही हमने सेक्युलर वर्ड क्यों नहीं यूज किया। तो इसके पीछे भी इसके पीछे भी एक कहानी है। क्योंकि उस वक्त जब इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से, तो उस वक्त आपको पता ही है कि उस वक्त जब बंटवारा हुआ था तो बहुत बहुत खून खराबा, धर्म को लेके बहुत बड़ा एक कार्नेज जैसे हुआ था, हर साइड से एक कार्नेज हुआ था। तो उस वक्त ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, जो हम जिन्होंने आइन जो बनाई थी, उन्हें लगा था कि कोई एक्सप्लिसिट इसमें प्रियम्बल में कोई खुल के ये लिखना जरूरी नहीं है कि सेक्युलर वर्ड यूज करने की कोई जरूरत नहीं है उस वक्त। बस ये दो या तीन कानूनी और ये बुनियादी हुकूक दे दिए जाए माइनॉरिटीज को और सिटीजन्स को इन जनरल। उसके उसके बुनियाद पे अगर हम ये अपना आइन हम अपना खड़ा करें या हम अपना देश खड़ा करें, तो वही काफी है। ये वर्ड सेक्युलर अभी इसमें आइन में इस वक्त इतने टेंशन वाले माहौल में घुसाने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को भी लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जो बॉडी जो थी, जो हमारे आइन को बना रही थी, जो लिख रही थी, जो ड्राफ्ट कर रही थी, इस पे भी काफी बहस हुई थी उस जमाने में। तो मगर ये चीज बाद में सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ था बाद में। तो अगर ये इंडियन सेक्युलरिज्म है, तो हम जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि यूरोप में जब ये आया था बीच में, तो इट हैज आल्सो तो इट सॉ अ क्लियर डिमार्केशन के पब्लिक और प्राइवेट के बीच में काफी क्लियर, थ्योरेटिकली एटलीस्ट वो जहनी तौर पे क्लियर एक वो होना चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए। बट इंडिया में वो डिमार्केशन या वो अलैदगी उतने इतने क्लियरली आई नहीं है सामने। और क्योंकि हमें खुल के ये कहा गया कि हम कह सकते हैं कि हम बाहर निकल के, हम रिलीजियस एक बीइंग बन के, हम एक मजहबी इंसान बन के, हम हम एक पब्लिकली हम अपने आप को असर्ट कर सकते हैं। तो वो उस चीज की इज्जत दी गई है हमें। तो इंडियन सेक्युलरिज्म को भी लेके काफी एक क्रिटिसिज्म चला है। तो कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे आशीष नंदी या टीएन मदान या पार्थो चैटर्जी, इन लोगों ने इंडियन सेक्युलरिज्म जो है उसको काफी क्रिटिसाइज किया है। तीनों काफी फेमस स्कॉलर्स है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इनके बारे में। तो इन स्कॉलर्स ने कहा है, मैं एक जिस्ट दे देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। हालांकि अगर आप इंडिविजुअली इनको पढ़े तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस मिलेंगे इनके इसमें, मगर एक जिस्ट देके मैं बताती हूँ कि इन लोगों ने कहा है कि सेक्युलरिज्म जो है
वो एक एलीट कॉन्सेप्ट रहा है इंडिया में, और वो इंडिया के मासेस में, इंडिया के जो जो लार्जर पॉपुलेशन जो है उसके जहन में सेक्युलरिज्म का उतना क्लियर कॉन्सेप्ट रहा नहीं है। तो उस तो एक एलियन कॉन्सेप्ट है, एक एलियन कॉन्सेप्ट है। और और इतना हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, वो रिलीजन में इतना लीन है, वो इतना ज्यादा हमारे धर्म या मजहब की इतना बड़ा रोल है हमारे कंट्री में। तो सेक्युलरिज्म इंडिया में वो उतना लागू हो ही नहीं सकता। अगर हम सेक्युलरिज्म को अगर हम यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें अगर, तो शायद सेक्युलरिज्म इंडिया में फेल होगा ही होगा, क्योंकि आप रिलीजन को आप पब्लिक अफेयर से, इंडिया के पब्लिक स्फीयर से आप अलग कर ही नहीं सकते। रिलीजन पब्लिक स्फीयर में, जो हमारा है, जो हमारा जो माशरा है, उसमें एकदम डीप डीप एकदम कोने कोने तक है, और उसको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी अप्लाइड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा, जो एक आजकल जो बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म चल रहा है इंडियन सेक्युलरिज्म को लेकर, जो ज्यादातर हिंदू नेशनलिस्ट ने कहा है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो स्यूडो सेक्युलरिज्म है, और वो माइनॉरिटी अपीजमेंट रहा है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बहुत पहले एक पैम्फलेट लिखा था, या एक डॉक्यूमेंट लिखा था स्यूडो सेक्युलरिज्म को लेकर। और इनका ये कहना है कि सेक्युलरिज्म का मतलब कि आप सारे कम्युनिटीज को, सारे रिलीजियस कम्युनिटीज को आप एक नजरिए से देखें, आप एक तरीके से देखें। आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी में आप कोई डिवाइड आप नहीं रख सकते, और माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई डिवाइड नहीं हो सकता। और आप सबको एक समान देखें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, ईसाई क्रिश्चियन है, ज्यू हो, या कोई भी धर्म, या पारसी हो, कोई भी धर्म को आप स्पेशल स्टेटस हम माइनॉरिटीज को नहीं दे सकते। तो उनका अपना अलग वो एक विजन रहा है कि सेक्युलरिज्म के बारे में, जो हम क्रिटिसाइज हम कर सकते हैं। और उसको ये भी कहा गया, आजकल तो खैर डंके की चोट पे सब कहते हैं कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ। तो सेक्युलर होना एक गंदा एक वर्ड बना दिया गया है अब, कि सेक्युलर होना का मतलब कि आप प्रो माइनॉरिटी हो और आप अगेंस्ट मेजॉरिटी हो, या आप प्रो मुस्लिम हो और अगेंस्ट एंटी हिंदू हो। तो ये अब के जमाने में, लाइक एटलीस्ट इन दीज टाइम्स, ऐसा पोलराइजेशन हुआ है कि सेक्युलरिज्म को कोई खराब एक उसका खराब एक लबादा दे दिया गया है। और अभी रिसेंटली भी काफी सारे ऐसे प्लीज आए हैं, पिटिशंस आए हैं कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जो वर्ड जो है, जो जो इंदिरा गांधी ने 1976 में जो ऐड करवाया था, उसे डिलीट करने का कहा जाता है कि ये दोनों ही चीजें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो बहुत इन्फ्लुएंशियल टाइप की क्रिटिसिज्म रहे हैं। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये दोनों सेम है। तो आशीष नंदी, टी.एन. मदान और पार्थो चैटर्जी का अलग टाइप का क्रिटिसिज्म रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्रिटिसिज्म जो आशीष नंदी ने भी कहा है कि रिलीजन जो है हमारे सोसाइटी में एक अच्छाई का भी एक सोर्स बन सकता है, एक मॉरल मोरालिटी का भी सोर्स बन सकता है। तो अगर आप सेक्युलरिज्म के थ्रू आप रिलीजन को एकदम आप प्राइवेट उसमें आप डाल रहे हो, तो शायद वो एक बहुत बड़ा जो एक मोरालिटी का एक सोर्स जो है रिलीजन, वो भी आप उससे भी आप वंचित आप अपने आप को कर रहे हो। तो आप प्राइवेटली अगर आप उसको कर देते हो, अगर आप रिलीजन को आप कहते हो कि नहीं, बाहर कोई रिलीजन की बात नहीं कर सकता, तो आप उसको भी आप उसे एज अ सोर्स ऑफ मोरालिटी, रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ मॉरल एक्शन, उसको भी आप किसी तरीके से आप उसको निगेट कर रहे हो। तो ये भी सही नहीं है। रिलीजन कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ गुड इन सोसाइटी। मजहब से अच्छाई भी निकल सकती है, तो उस चीज को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये एक क्रिटिसिज्म रहा है। और दूसरा एक क्रिटिसिज्म रहा है कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी कुछ नहीं होता, आप सबको एक नजरिए से देखिए। जो सारे हिंदुत्ववादी वो बहुत इसको बढ़ चढ़ के कहते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स कुछ भी नहीं, इट्स नथिंग। आप मेजॉरिटी को आप सेक्युलरिज्म के आड़े में आप मेजॉरिटी को ही आप सिर्फ उनके अफेयर्स में आप टांग अड़ाते हैं, माइनॉरिटीज को आप कुछ नहीं करते। तो वो एक बहुत एक अजीब सा क्रिटिसिज्म है, उसको हम उसको लॉजिकली निगेट कर सकते हैं, तो मगर वो बाद में करते हैं। और ये शाह बानो के बारे में हम बाद में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो अब हम आते हैं इंडियन मुस्लिम्स को लेके।
तो इंडियन मुस्लिम्स का के बारे में जब भी अगर हम बात करते हैं तो ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि इंडियन मुस्लिम आर वेरी लार्ज कम्युनिटी, इज वेरी लार्ज कम्युनिटी। सो दे आर, वो पूरे देश में स्प्रेड आउट है। सो इट्स अ वेरी लार्ज कम्युनिटी, बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग टाइप के एथनिसिटी से हैं। अगर आप किसी मणिपुरी मुस्लिम को आप देखें, या किसी केरलाइट मुस्लिम को देखें, या अगर आप किसी गुजराती मुस्लिम को देखें, तो आप देखिएगा कि इसमें लैंग्वेज का भी बहुत अलग अलग वेरिएशंस हैं। रीजन के हिसाब से भी उनके वेरिएशंस होते हैं मुसलमानों के अंदर। और एक और बहुत बड़ा एक मुद्दा है जाति को लेकर, कास्ट को लेकर। इंडियन मुस्लिम्स में कास्ट भी अलग अलग तरीके से वो एक सामने आता है, और एक क्लीवेजेस है कास्ट को लेके, तो और एथनिसिटी को भी लेके। तो काफी डाइवर्स कम्युनिटी है, ये होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है। जो जो चीज हम जब स्पेशली पॉपुलर मीडिया में जब भी मुसलमानों के बारे में बात होता है, तो लगता है सब मुसलमान एक जैसे हैं और सब मुसलमान एक तरीके से सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मुसलमान अलग अलग टाइप के हैं, सेक्ट्स अलग अलग सेक्ट्स के भी हैं, शिया सुन्नी, और अलग अलग रीजन से भी आते हैं, और उनकी लैंग्वेजेस बहुत अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हिंदुस्तानी मुसलमान सब उर्दू बोलते हैं, या ऐसा नहीं है कि सब हिंदुस्तानी मुसलमान एक टाइप से ही एक दूसरे से मिलते हैं। कास्ट ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल, जाति का बहुत बड़ा एक रोल होता है कि आप किससे आप मिल रहे हैं, और किससे आप अपनी शादी कर रहे हैं, शादी करवा रहे हैं अपने बच्चों की, या एथनिसिटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये एक चीज हमें बहुत क्लियरली याद रखना पड़ेगा। और अगर हम इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन हमें हमेशा देना पड़ेगा कि नो ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत कम ऐसा हो सकता है कि दे विल ऑल बी द सेम। ऐसा नहीं हो सकता। दे आर वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी हेट्रोजीनियस कम्युनिटी, and there are different cleavages within the community. तो और ये भी हम देखा कि हिस्टोरिकली, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद, इंडियन मुसलमानों ने जब भी पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की है, तो अलग अलग वे से किया है। कुछ लोगों ने कांग्रेस के पार्ट होके उन लोगों ने इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है। कुछ मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हैं, कुछ ने अपने प्रेशर ग्रुप्स बनाए हैं, कुछ अपने एक्टिविस्ट नेटवर्क्स बने हैं, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे जमाते इस्लामी हुआ, या और ये और कुछ प्रेशर ग्रुप से, जैसे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, या मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन, मजलिस मुशावरत। तो ऐसे कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन सोसाइटी में, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की कोशिश की है, और बहुत डाइवर्स वे में लेने की कोशिश की है। और एक है एक्टिविस्ट ग्रुप्स जो है, जो पसमानदा मुस्लिम महाज जो है, जिसमें मैं अपना पीएचडी भी कर रही हूँ। तो वो भी एक तरीके का वो एक मुसलमानों का एक नजरिया रहा है, एक तरीका हुआ है, जिसके थ्रू वो लार्जेस्ट सोसाइटी में वो अपना अपनी एक वॉइस रख सके, अपना ओपिनियन रख सके। तो वो एक इम्पोर्टेंट एक चीज रही है। सॉरी। तो और बहुत सारे कमीशंस और रिपोर्ट्स भी बने हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कमीशंस रहे, स्पेशली सबसे नोटेबली जो है सचर कमेटी रिपोर्ट, जो कमीशन जो था, और सचर और भी कई सारे रीजनल लेवल्स पे भी बहुत सारे कमिटीज और कमीशंस बने हैं, ये जानने के लिए कि मुसलमानों की हालात क्या रहे हैं। और जनरली अक्रॉस बोर्ड, और ये कंसेंसस रहा है हमेशा से कि मार्जिनलाइज मुसलमान जो है, इंडियन मुस्लिम्स हैव बीन वेरी मार्जिनलाइज्ड across the country. Obviously क्लास डिवाइड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कास्ट और क्लास डिवाइड भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो मगर ऑन द होल एक मार्जिनलाइजेशन का एक स्टेटस है इंडियन मुस्लिम्स का। एंड अगर आप देखें तो ऑफिशियल बॉडीज में, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, मुसलमानों का उतना रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों की इतनी नुमाइंदगी बहुत कम है। तो और ये भी हमने हमेशा देखा है कि मुसलमानों के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस रहा है, डिस्क्रिमिनेशन रहा है, पोग्रोम्स, ऑर्गेनाइज मैसेकर्स, और बहुत प्री प्लान तरीके से मुसलमानों को मारा गया है इंडिया में, और वो स्टेट स्पॉन्सर्ड रहा गया है। और मार्जिनलाइजेशन भी नॉट जस्ट बाय द स्टेट बट आल्सो लार्जेस्ट सोसाइटी में भी उनका काफी डिस्क्रिमिनेशन भी एक आम बात है। काफी हमने एक्सपीरियंस भी किया होगा इससे कभी कभी ना कभी।
तो ये जो है इंडियन मुस्लिम जो है एक बहुत डाइवर्स कम्युनिटी जो है, और लार्जेस्ट माइनॉरिटी है हमारे कंट्री में। हम एक सबसे बड़ी अकलियत का एक हिस्सा है हम। सो तो ये एक लार्जेस्ट माइनॉरिटी कहा गया है उसको बार बार। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हमने नोटिस की है कि कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब जब हमारा जो आइन जब बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिबेट्स जो थे उसमें ये बहुत माइनॉरिटी राइट्स और ग्रुप राइट्स उसके लेकर बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंट ओपिनियंस थे। तो ग्रुप राइट्स जिसे कहते हैं कि कोई भी समुदाय जो है उसके एज अ समुदाय उसके क्या हुकूक रह सकते हैं, उसके क्या अधिकार रह सकते हैं। तो ये हमने जो काफी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी डिबेट चले थे, तो फाइनली जो हमारे आइन में जो लिख के आया कि रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है या कल्चरल माइनॉरिटीज है, उनको हमारा जो संविधान है उसको उनको हमेशा से एक माइनॉरिटी की तरह देखता है। तो शुरुआत में जो हमने देखा था कि वो जो कल्चरल और एजुकेशन राइट्स जो है, जो फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 29 और 30 में, तो उस चीज को बहुत क्लियरली हमारे संविधान ने एकदम क्लियरली इसको लिखा है कि रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस जो है उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वो एक फंडामेंटल राइट हमें दी गई है कि आप अगर अलग हैं, अगर आप धार्मिक स्तर पे अलग है या डिस्टिंक्ट है, या आप कल्चरली अगर आप अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, आपकी अलग पहचान है, आपकी अलग आइडेंटिटी है, तो उससे सेफगार्ड करना आपका फंडामेंटल राइट है। उस चीज को आप डिफेंड कर सकते हैं, उस चीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये इंडियन स्टेट का भी दायित्व बनता है कि वो आपको हमेशा से प्रोटेक्ट करके रहे, और उस चीज पे कोई आंच नहीं आ सकती कि आपके डिस्टिंक्टिवनेस जो कहते हैं उस पे कोई आंच नहीं आ सकती। तो वो एक हमारा फंडामेंटल राइट रहा है। तो इस चीज का हमने इम्पैक्ट देखा है इवन ऑन हाउ मुस्लिम्स किस तरीके हाउ दे हैव इंटरेक्टेड इन लार्जर पॉलिटिक्स। तो मुसलमान जो हैं, जितने सारे मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए थे, जैसे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, या मुस्लिम मजलिस मुशावरत, या ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मोमिनीन, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो सारे जो बॉडीज हैं, इन लोगों ने जनरली एक माइनॉरिटी वाला रूट ही लिया है। और इन्होंने जब भी अपने बातें रखी हैं सामने, या जो भी अपने डिमांड्स, अपने जो भी इश्यूज रखे हैं सामने, उन्होंने हमेशा से एक माइनॉरिटी स्टेटस को एक के दम पे उन्होंने ये आगे रखी ये बातें। चाहे वो बाबरी मस्जिद का इशू हो, चाहे वो जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोटेक्शन, जो माइनॉरिटी स्टेटस का प्रोटेक्शन जो है उसके दम पे हो, या और कोई भी ऐसे कोई जो राइट्स है, हमने इंडियन मुस्लिम्स, उन्होंने सेक्युलरिज्म का साथ तो लिया है, मगर एज अ माइनॉरिटी लिया है उसको, एक ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटी को ही सामने रख के हमने उसको रखा है कि वी आर अ माइनॉरिटी। तो हमें इन सब चीजों का चाहे वो हमारा अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, जैसे जामिया है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या तो वो बाबरी मस्जिद हो, या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, उस एज अ माइनॉरिटी वी आर अलाउड टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ आर डिस्टिंक्टिवनेस। हम अलग हैं, हमारे रिलीजियस डिस्टिंक्टिवनेस है, हमारा कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, हमारे मदरसे हैं, हमारे मकतब है, इससे हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये ही सेक्युलरिज्म का मतलब है। तो शाहबानों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा था, आज भी इसको लेके बहुत इसकी चर्चा रहती है, और इसके दम पे काफी लोगों ने काफी स्पेशली हिंदू नेशनलिस्ट ने इसको एक माइनॉरिटी अपीजमेंट का एक आरोप इस पे लगाया था। तो शाहबानो का केस जो था उस पे बहुत पहले 1970s, लेट 1970s में एक औरत थी शाहबानो, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचना दर्ज की थी कि उसके हस्बैंड ने उसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे के उसे अपने घर से निकाल दिया था, और फिर एलिमनी जो है एलिमनी देने से भी मना कर दिया था। तो शाहबानो ने कोर्ट को अपील की थी कि उसके राइट्स को उसके राइट्स को छीन लिए गए थे, उसके हस्बैंड ने उसके राइट्स को छीन लिए थे।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब कहा था, ये मैंडेट किया था कि शी इज अलाउड to she's allowed to she's entitled to gain alimony from her husband, entitled to gain maintenance की जो बात है वो उसके लिए वो entitled है, और उस चीज के लिए वो सरकार को इंस्ट्रक्शंस दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि टू मेक श्योर कि उसके अपने मेंटेनेंस के राइट्स मिले। तो इस चीज को लेकर तो ये, मगर इस बात को लेकर पार्लियामेंट में काफी बहस हुई, और मुस्लिम लीग के जो एमपी थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो एमपी थे, जीएम बनातवाला साहब ने भी एक बिल रखा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ को ये निगेट करता है, उनके उसमें एक दखल देता है, और इस चीज को हमें ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, आर्टिकल 29-30 के राइट्स में आता है, और हम उसको हम इस चीज को हम नहीं टॉलरेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसके इसके इंटरवीन करे इसमें। तो उस पे बनातवाला साहब ने एक बिल रखा था, मगर वो बिल उन्होंने वापस ले लिया था जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने भी एक और दूसरा बिल इंट्रोड्यूस किया, और उस बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट था उसको ओवरटर्न कर दिया था कि मुस्लिम विमेन कैन नॉट आस्क फॉर मेंटेनेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। तो इस बात को भी लेके बहुत बड़ा एक इशू बना था, और ये कहा गया था, हिंदू नेशनलिस्ट ने काफी बातें उठाई थी कि जब हिंदू कोड बिल जब बना था तब सरकार ने बहुत इंटरवीन किया था, हिंदू पर्सनल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डाइवोर्स पे काफी बात हुई, काफी इंटरवेंशन हो चुका था इंडियन स्टेट की तरफ से, तो इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्यों नहीं इंटरवेंशन कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बना था। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माइनॉरिटी इश्यूज जो है, माइनॉरिटी राइट्स के बेसिस पे ही इंडियन मुस्लिम ने काफी अपना एक आगे रखा था, अपना इश्यूज हमेशा माइनॉरिटी स्टेटस के थ्रू ही रखा है। अब एक दूसरा एक अप्रोच रहा है इंडियन मुस्लिम्स का, एक सेक्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स का टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म, जो एक पसमानदा मूवमेंट जो है वो ये कहते हैं कि ये जो माइनॉरिटी इश्यूज जो है, या जो अकलियत अक्सरियत के बीच में जो डिवाइड जो रहा है, ये डिवाइड ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज अगर आप देखें तो पसमानदा मुसलमान जो है, जो लोअर कास्ट मुस्लिम जो है, वो विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी मेजोरिटी में है, और अगर आप उन लोअर कास्ट मुस्लिम्स को और भी अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के लोअर कास्ट से अगर आप मिला लें तो फिर वो पूरे सोसाइटी में एक मेजोरिटी बन जाते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स आर नॉट इन अ माइनॉरिटी, they are a part of a larger majority of disadvantaged caste। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक पॉइंट रहा है पसमानदा मुस्लिम मूवमेंट का, पसमानदा मुस्लिम महाज का। और वो कहते हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। और ये एक इंटरेस्टिंग बात रही है कि हमारी संविधान भी जो है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950 जो था, उसमें इन्होंने क्लियरली लिख दिया था कि तो एससी स्टेटस जो है, शेड्यूल कास्ट स्टेटस, वो सिर्फ दलितों को दी जा सकती है अगर वो हिंदू कम्युनिटी से हो। बाद में बुद्धिस्ट और सिख कम्युनिटी से भी ऐड कर दिया था, मगर मुसलमान दलित और क्रिश्चियन दलित को वो एससी स्टेटस अभी तक नहीं मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू पसमानदा मुस्लिम मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द पसमानदा मुस्लिम महाज, ये एक बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म का एक नेगेशन रहा है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950 कि आपने शेड्यूल कास्ट के स्टेटस भी या रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते। यू हैव टू ट्रीट दलित्स of all communities, all religious communities as equals। तो अकॉर्डिंग टू देम दिस है, सो ये एक अलग टाइप का अप्रोच हम देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स में टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म, जो माइनॉरिटी स्टेटस की बात नहीं करता है मगर वो कास्ट की स्टेटस की बात करता है कि कास्ट के बेसिस पे आप उनको इक्वली ट्रीट कीजिए, रिलीजन के बेसिस पे नहीं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच रहा है सेक्युलरिज्म की तरफ से, और ये इस बात पे मैं अपना पीएचडी टॉपिक भी मेरा यही है, पसमानदा मुस्लिम महाज पे ही कर रही हूँ मैं। तो ये दो अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स रहे हैं, एक अप्रोचेस रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों ने, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स हैव ट्राइड टू नेगोशिएट विद इंडियन सेक्युलरिज्म। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो अगर आप चाहें तो उसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, और
राजीव भार्गवा ने काफी कुछ लिखा है इंडियन सेक्युलरिज्म पे, और उसके जो क्रिटिसिज्म जो है उसके ऊपर भी काफी उस पर चर्चा की है। और जिन स्कॉलर्स के मैं नाम ले रही हूँ वो राजीव भार्गवा के किताब में आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और इंडिया एज सेक्युलर स्टेट डोनाल्ड यूजीन स्मिथ का है, वो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत ही फंडामेंटल किताब है टू अंडरस्टैंड कि सेक्युलरिज्म या सेक्युलर इंडिया ने अपने आप को एज अ सेक्युलर स्टेट किस तरीके से कैसे किया है। और सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बात हमेशा उठ के आती है हमारे सामने, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात अब जो डिमांड जो धीरे धीरे बढ़ रही है उसको लेके काफी बात जो चलती है, उसमें भी बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो डाइवोर्सिंग ट्रेडिशन इस्लामिक मैरिज लॉ एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, जो लास्ट का एक जो किताब जो मैंने लिखी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसके भी आप लेके पढ़ सकते हैं। और फोर्थ जो किताब जो मैं कह रही हूँ रोशना बाजपेयी की, वो भी दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें ये पता चलता है कि किस तरीके से ये माइनॉरिटी वाला जो क्वेश्चन जो है, जो अकलियत का जो अकलियत कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से उनके क्या राइट्स हो सकते हैं और उनके क्या हुकूक हो सकते हैं, उनके अधिकार क्या है, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स जो थे वो किस तरीके से उस नतीजे तक पहुंचे कि दे कैन ओनली बी डिस्टिंक्ट, रिलीजियसली डिस्टिंक्ट या कल्चरली डिस्टिंक्ट, डिफरेंट हो सकते हैं वो ये इस नतीजे पे किस तरीके से पहुंचा गया था, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग ये एक टॉपिक है। तो ये फोर्थ नंबर की किताब में ये आप पढ़ सकते हैं। तो मैं कुछ रेफरेंसेस मैंने दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। और अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है या कुछ कमेंट्स है, ऑब्वियसली इंशाल्लाह होंगे, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो दैट्स इट। जज़ाकल्लाह सुनने के लिए बहुत बहुत।